नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको सर्वोदय शिक्षा के YouTube चैनल में। और आज आपके सामने हम लेके आए हैं एक साइंस फिक्शन स्टोरी। और इस स्टोरी का मकसद सिर्फ इतना है कि हम जीवन के सामान्य हिस्सों में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण देख सकें और उनका विकास कर सकें। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। अपने ऑफिस में अपनी ही सोच में डूबे पुलिस कमिश्नर राजपाल को इस बात का पता चल गया था कि डॉक्टर सतीश नागपाल ने अपनी पत्नी नीता नागपाल का खून क्यों किया। उन्हें इस मोटिव के और भी सबूत मिले थे। जब खून हुआ तब डॉक्टर सतीश नागपाल ने पुलिस को बताया कि वो नीलिमा कोहली के साथ थे। नीलिमा कोहली ने भी सतीश के कहने पर हाँ में हाँ मिलाकर उसे बचा लिया था। उस नीलिमा कोहली से सतीश का अफेयर होने का भी सबूत मिला था। यही सबूत उसकी गवाही झूठी साबित कर सकता था। कम से कम उसकी हवा निकाली जा सकती है। फिर भी सतीश ने खून किया है, उसका ठोस सबूत अभी तक नहीं मिला था। वैसे तो हाथ में आए इतने सबूतों के आधार पर राजपाल जैसा व्यक्ति किसी और आदमी को अभी तक हथकड़ियां पहना चुके होते और पुलिस के तरीके अपनाकर उससे अपराध मनवा भी लेते। लेकिन डॉक्टर नागपाल एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनका राजनीतिज्ञों के साथ उठना बैठना भी था। यदि किन्हीं कारणों से उनका शक झूठा हुआ या फिर सबूतों के अभाव में डॉक्टर कोर्ट की तरफ से बरी हो गया तो केस उल्टा उनके सिर पड़ सकता था। ये बात कमिश्नर राजपाल भी जानते थे, इसलिए वो संभल कर तहकीकात कर रहे थे। उधर सतीश की बात करते हैं। डॉक्टर सतीश नागपाल को यह पता चल चुका था कि राजपाल को उन पर शक है। ये जानकर वो भी सोच समझकर अपने काम कर रहे थे। इस कारण राजपाल का काम और कठिन होता जा रहा था। दोनों की सोच एक दूसरे को पता होने के कारण थकाने वाला और अधिक उलझने पैदा करने वाला खेल उन दोनों के बीच में चल रहा था। 2 महीने पूरे हो गए तो राजपाल भी बेचैन हुए। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था, क्योंकि आज तक कोई भी केस हाथ में लेने के बाद इतने दिन तक अनसॉल्व रह गया हो, ऐसा उनकी जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। अभी तक खूनी पकड़ा नहीं गया, इसलिए उनकी निंदा भी हो रही थी। न्यूज़पेपर में कई बार उनके खिलाफ आर्टिकल भी छप रहे थे। महिला आयोग जैसे संस्थानों ने तो जुलूस निकालने के भी ऐलान कर दिए थे। ऐसी परेशान अवस्था में राजपाल हमेशा की तरह फिर अपने दोस्त डॉक्टर हंसराज के यहाँ गए। इससे पहले भी ऐसे क्षणों में उन्हें हंसराज के यहाँ जाने की इच्छा हुई थी। हंसराज भी हर समय उनकी तहे दिल से मदद करते थे। आज तक एक भी केस अनसॉल्व न रखने के उनके रिकॉर्ड में हंसराज का कितना महत्वपूर्ण योगदान है, ये राजपाल अच्छी तरह जानते थे। हंसराज के 1000 बार आग्रह करने पर भी उन्होंने कभी इस बारे में खुलकर किसी को नहीं बताया था। आखिर थक हार के राजपाल सीधे हंसराज के घर पहुंचे और उन्हें केस की पूरी जानकारी दी। और उन्होंने बिना रोके टोके सारी बात सुनी। सारी जानकारी हंसराज को देने के बाद राजपाल को ऐसा लगा कि जैसे उनके सिर से बड़ा बोझ हट गया हो। राजपाल को हल्का हल्का सा महसूस हो रहा था। पिछले कुछ दिनों से जिस चीज का स्वाद कड़वा लगने लगा था और जिसकी गंध दुर्गंध जैसी लगने लगी थी, उस चिरुट को पीने का आनंद उन्होंने फिर मनमर्जी से लूटना शुरू किया। हंसराज को सारी जिम्मेदारी सौंपने के बाद वे अब निश्चिंत हो गए। राजपाल हमेशा की तरह हंसराज को वहां ले गए जहां पर वो वारदात हुई थी। घर का दरवाजा जब डॉक्टर सतीश नागपाल ने खोला तो राजपाल ने सोचा, चलो अच्छा है कि हंसराज और अपराधी की मुलाकात हो गई। अब हंसराज उसे अच्छी तरह से कैंची में पकड़ेंगे, इसकी राजपाल को आशा थी। लेकिन जल्दी ही राजपाल को निराशा हुई। उसकी हरकतों से ऐसा लगा मानो हंसराज को इस केस में दिलचस्पी ही नहीं है। क्योंकि जब राजपाल ने हंसराज का सतीश नागपाल से परिचय करवाया तो उसके तुरंत बाद हंसराज ने कहा था, सॉरी डॉक्टर नागपाल, इस तरह से आपके घर बिना बुलाए आने के लिए। वैसे तो आपकी और मेरी पहचान ना होते हुए ऐसे अचानक आपको रिक्वेस्ट करना ठीक नहीं, पर आपको हाँ कहने की भी जरूरत नहीं है। सवालिया अंदाज में डॉक्टर नागपाल बोले, लेकिन डॉक्टर हंसराज, आपकी रिक्वेस्ट क्या है ये तो पता चले। उसे बताने से पहले ही आप माफी क्यों मांग रहे हैं? एक्चुअली राजपाल के बताने के बाद मैं बहुत एक्साइट हुआ कि कमिश्नर साहब ने किस बारे में बताया। डॉक्टर सतीश नागपाल ने घबराते हुए बीच में ही पूछा, आपकी बेडरूम की खिड़की के बारे में। वो सही बात है क्या? हंसराज ने पूछा। ओह, वो खिड़की? राहत के साथ डॉक्टर सतीश ने जवाब दिया, दैट्स राइट। वो खिड़की देखने की उत्सुकता थी मुझे। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या वो मैं देख सकता हूँ? हंसराज बोले, ओह सर्टेनली, व्हाई नॉट। मुझे लगा आप इस कमिश्नर के साथ आए हैं तो नीता के खून के बारे में ही कुछ पूछना होगा।
सतीश ने जवाब दिया। नीता का खून? कैसा खून? मैं समझा नहीं डॉक्टर। बीच में बात काटकर हंसराज बोले, छोड़िए सर, आपको वो खिड़की देखनी है ना, आइए फिर मैं दिखाता हूँ। कहते हुए सतीश ने हंसराज को चलने का इशारा किया। राजपाल तो अचंभे में पड़ गए थे। उन्हें हंसराज के इस प्रकार के व्यवहार का अर्थ समझ में ही नहीं आ रहा था। घर पर तो इस खून के बारे में सब जानकारी अच्छी तरह से सुनी, इस बारे में सारे कागजात भी देखे, और अब बोल रहा है कैसा खून, और इस खिड़की के बारे में इतनी दिलचस्पी। मन तो कर रहा है इस विंडो को ब्लास्ट कर दूं। हंसराज का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है। बेडरूम में जाने पर राजपाल को करीब करीब विश्वास ही हो गया था, क्योंकि वहां जाते ही जिस प्रकार एक शराबी शराब खाने में घुसते ही सीधा शराब से भरे जाम की तरफ भागता है, उसी तरह हंसराज भी इधर उधर देखे बिना खिड़की की तरफ भागे और खिड़की में दिख रहे दृश्य को एक टक नजरों से देखते रहे। वो दृश्य बहुत सुंदर था। सारी नैसर्गिक सुंदरता को पूर्ण रूप से दिमाग में उतारने वाला था वो दृश्य। इसमें शंका नहीं थी, लेकिन राजपाल को इस समय तो दृश्य पर गुस्सा आ रहा था। उस खिड़की से चिढ़ हो रही थी और सबसे ज्यादा हंसराज पर गुस्सा आ रहा था। मैं हंसराज को यहाँ लाया था इस जगह को बारीकी से दिखाने के लिए, मुझे न दिखने वाला कोई क्लू उनकी लोमड़ी जैसी तीक्ष्ण नजरों से पहचान के लिए। लेकिन हंसराज कुछ भी न बोलते हुए केवल खिड़की में दिखने वाले नैसर्गिक सौंदर्य को अपनी आंखों में समाने में ही लगे हुए हैं। वैसे कहने को तो उन्होंने अपना पाइप छुलकाकर उसमें से धुएं के बड़े बड़े छल्ले निकालना शुरू किए थे। उसकी ये आदत राजपाल की जानी पहचानी थी, और ये वो तभी करता है जब वो किसी गहरे विचारों में खो जाता है। इसलिए राजपाल ने उन्हें डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा। पर राजपाल को हंसराज पर इस तरह खिड़की के विचारों में खो जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसलिए वो हंसराज के गुस्से की परवाह ना करते हुए उसे टोकने ही वाला था कि अचानक हंसराज पलटकर सामने से आ रहे राजपाल की थोड़ी सी भी परवाह किए बिना अपने हाथ के पाइप को सतीश की तरफ करके बोले, स्लो ग्लास। सतीश भी उनके मुंह से निकले इस अचानक प्रश्न से घबरा गए। मैं समझा नहीं। बड़ी मुश्किल से उनके मुंह से ये शब्द निकले। ये एक खिड़की स्लो ग्लास की है ना, हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र से खरीदी है ना? हंसराज ने पूछा। हाँ हाँ, सतीश ने जवाब दिया। एक्सक्विजिट, फैबुलस। मैं भी ऐसी ही खिड़की की तलाश में था। बहुत दिनों पहले मैं हिमाचल प्रदेश भी गया था, लेकिन मन को भाने वाली एक भी खिड़की वहां नहीं मिली। ये तो लाजवाब है। वैसे आपकी मर्जी है, पर क्या आप मुझे ये बेचना चाहोगे? ऐसा मैंने कह तो दिया है, शायद कुछ ज्यादा बोल गया हूँ। मुझे केवल इतना बताइए कि ये कहाँ से खरीदी और कब। क्या आप सही पता बता सकते हो? हाँ हाँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। सतीश भी उसकी प्रशंसा से प्रफुल्लित था। अभी एड्रेस लेके आता हूँ, कहते हुए डॉक्टर सतीश अंदर जाने लगे। बाय द वे, एक नाजुक सवाल है, जवाब नहीं भी दिया तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, हंसराज ने पूछा। भीतर जा रहे सतीश को यह सुनकर थोड़ा डर लगा। ऐसा राजपाल को महसूस हुआ। लेकिन देर सवेरी सही हंसराज की गाड़ी पटरी पर आ गई, ये देखकर राजपाल खुश हुआ। लेकिन उनकी वो खुशी कुछ पल ही रही। हंसराज के सवाल से उनका गुस्सा फिर उभर आया। ये खिड़की कितने पैसों में खरीदी डॉक्टर? हंसराज ने पूछा, और सतीश की बताई कीमत सुनकर वो करीब करीब चिल्लाए, ओह दैट्स ए स्टील। वो पता मुझे आप जल्दी से ला कर दीजिए डॉक्टर। सतीश पता लगाने के लिए अंदर गया तो राजपाल ने हंसराज को देखा। वो अभी भी उस खिड़की की तरफ घूरे जा रहा था। उसका मन हुआ कि कमर में लटक रहे पिस्तौल को चलाकर उस खिड़की को चकनाचूर कर दे। बड़ी कोशिश से उसने अपने मन को काबू में रखकर खुद को शांत किया। सतीश से पता प्राप्त करने के बाद जैसे अली बाबा ने अपना खजाना उसके हाथ में सौंपा है, ऐसा मानकर हंसराज ने आभार प्रकट करते हुए उससे विदाई ली। इतना ही नहीं, वापस जाते समय कार में भी हंसराज उस खिड़की की सुंदरता के विषय में ही राजपाल से बातें करता रहा। वो इतनी कीमती क्यों है, इतनी सुंदर क्यों है, ये सब राजपाल को समझाता रहा। हंसराज की तरफ से अब कोई मदद मिलेगी, इसकी राजपाल की आशा ही नहीं रही। फिर 2 दिन बाद जब राजपाल को पता चला कि हंसराज तो हिमाचल प्रदेश के उस पहाड़ी इलाके की तरफ गए हैं, तो उन्होंने हंसराज की मदद लेने का विचार ही छोड़ दिया। लेकिन 15 दिनों के बाद हंसराज ने खुद उन्हें बुलाया तो उनकी आशाएं फिर पल्लवित हुई। वो जल्दी से उनके यहाँ गए। आओ आओ राजपाल, उनका स्वागत करते हुए हंसराज ने कहा। कल ही हिमाचल प्रदेश से वापस आया हूँ, वहां से मैं भी एक खिड़की खरीद कर लेके आया हूँ। उस डॉक्टर जितनी बड़ी तो नहीं है, क्योंकि खरीदने की हिम्मत नहीं थी। सतीश ने जो पता बताया था ना, उसका स्टॉक तो गजब का है भाई, गजब का। तुझे भी चाहिए तो बताना, सस्ते में दिलवा दूंगा। राजपाल को बहुत गुस्सा आया। इस आदमी ने मुझे बुलाया तो क्या उस खिड़की के बारे में बताने के लिए?
फिर उस खून के बारे में पता लगाने का क्या हुआ? उसने गुस्से में पूछा। वो खिड़की गई जहन्नुम में। नीता के खूनी का क्या हुआ? नीता का खूनी? ओह आई सी, उस डॉक्टर की पत्नी का खून हुआ है क्या? हंसते हुए हंसराज बोला। अच्छा ये बता, खून कब हुआ था? 27 जुलाई 11:30 से 1 बजे के बीच। तुझे मैंने सब बताया था। राजपाल बोला। 27 जुलाई, आज है 15 नवंबर। फिर तो अभी कुछ दिन और रुकना पड़ेगा राजपाल। खूनी जरूर पकड़ा जाएगा। पकड़ा ही गया समझो, सारे सबूतों के साथ, और वो भी रंगे हाथों। लेकिन कहते कहते हंसराज रुक गया। लेकिन क्या? राजपाल बुदबुदाया। लेकिन उसके लिए अगली 27 जुलाई तक इंतजार करना पड़ेगा। खून होने के बाद बराबर 1 वर्ष तक। उस दिन खूनी तुम्हारे हाथ में आएगा सारे सबूतों के साथ, हंसराज बोला। लेकिन 1 वर्ष के बाद ऐसे सबूत मिलेंगे कैसे? और ऐसे सबूत हैं, इतना विश्वास है, तो रुकना ही क्यों है? राजपाल ने पूछा। देखो सबूत तो पक्का है, लेकिन कुछ भी हो आज वो सबूत नहीं मिल सकते। उसके लिए अगली 27 जुलाई तक तो तकलीफ उठाने ही पड़ेगी। हंसराज ने हंसते हुए कहा। लेकिन खूनी कौन है ये तो बताओ। नीता का पति ही है ना, वो डॉक्टर ही है? राजपाल ने अधीरता से पूछा। वो भी मुझे इस समय तो नहीं पता। उसके लिए तो मैं 27 जुलाई तक ही इंतजार करना पड़ेगा, हंसराज ने बोला। राजपाल के मन में शंका उठी कि कहीं हंसराज मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहा है। लेकिन ये कैसा जानलेवा मजाक? हंसराज के विचित्र स्वभाव के बारे में उसे पता था, फिर भी वो ऐसा क्रूर मजाक करेगा ऐसा लगता तो नहीं। दुखी मन से राजपाल वहां से निकला। अगले कुछ महीनों में वह अपने तरीके इस्तेमाल करके तलाश में लगा रहा। कोई नया सबूत मिल जाए, कोई नई खोज हो जाए। उधर और जो क्राइम बढ़े उनका भी बोझ उसके ऊपर बढ़ता जा रहा था। और धीरे धीरे नीता नागपाल के खून का केस भी फाइलों में धूल खाता रहा। और 10 दिन पहले हंसराज के फोन आने तक राजपाल तो उस केस को करीब करीब भूल ही गया था। हेलो राजपाल, याद है ना 10 दिन बाकी है? हंसराज की आवाज उसी चपलता से आई। 10 दिन? किस लिए? राजपाल ने पूछा। अरे ऐसा क्या कर रहे हो, आज 17 जुलाई है। 27 जुलाई को नागपाल का खूनी तुम्हारे हाथ में सारे सबूतों के साथ आएगा, ऐसा बताया था ना मैंने। याद आ रहा है कुछ? हंसराज बोला। इतने दिनों बाद भी सबूत मिलेंगे, सच कह रहे हो? राजपाल ने शंका जताई। अरे भाई मुझे तो कोई डाउट नहीं है, बस तू पूरी तैयारी के साथ 10:30 बजे उस बंगले के पास आ जाना। साथ में वीडियो रिकॉर्डर भी ले आना, हंसराज ने आग्रह किया। वीडियो रिकॉर्डर? वो क्यों भला? राजपाल ने पूछा। भरपूर सबूत चाहिए ना, फिर वो लेकर ही आना। और हाँ, उस दिन उस डॉक्टर को घर के बाहर रखने की भी कोई व्यवस्था कर देना। लेकिन ध्यान रखना 10 दिन बाकी हैं सिर्फ अभी, हंसराज ने जोर देके कहा। हंसराज ने इतना जोर देकर कहा इसलिए राजपाल ने मन लगाकर सारी व्यवस्था की। फिर भी बीच बीच में उन्हें शक की नागिन डस रही थी। गाड़ी का पिछला दरवाजा खुलने की आवाज से राजपाल होश में आए। उसकी गाड़ी हंसराज के घर पर जाके रुकी थी। वे गाड़ी से उतरते उससे पहले ही हंसराज खुद गाड़ी में आके बैठ गया। गुड मॉर्निंग राजपाल, बहुत ही चीयरफुल स्वर में हंसराज ने पूछा। एवरीथिंग इज रेडी एंड प्लान्ड? हाँ, लेकिन वो रिकॉर्डर वगैरह किस लिए मंगाए थे ये तो बताओ, राजपाल ने पूछा। जल्दी ही समझ में आएगा, इतनी तकलीफ उठाई, अब थोड़ी देर और वेट कर लो, हंसराज बोला। 10:30 बजे वो नागपाल के बंगले के पास पहुंचे तो बाकी की पुलिस टीम तैयार हो रही थी। उन्हें देखते ही इंस्पेक्टर साटम आगे बढ़े। साटम, एवरीथिंग इज ओके? राजपाल ने पूछा। यस सर, कड़क सैल्यूट मारते हुए साटम ने कहा। वो आगे बोले, डॉक्टर नागपाल को टेलीग्राम देकर दूसरे शहर भिजवा दिया है। इनफैक्ट साठे उसे फॉलो भी कर रहा है सर। गुड गुड, वेरी गुड, राजपाल बोले। इतने में हंसराज आगे बढ़े और सबको बंगले में बेडरूम की खिड़की के बाहर की तरफ ले गए और खिड़की के पास वीडियो रिकॉर्डर को उस खिड़की पर फोकस करने को कहा। पिछले 2 दिन पानी पागलों की तरह बरसा था, लेकिन आज भाग्य से साफ धूप निकली थी। रिकॉर्डिंग में उसका फायदा होने वाला था। हंसराज और राजपाल रिकॉर्डर के पास खड़े थे। खिड़की के कांच में से उस तरफ का बेडरूम साफ दिखाई दे रहा था, वैसा ही साफ सफाई किया हुआ, व्यवस्थित सजाया हुआ, जैसे कि साफ सफाई के दौरान करते हैं। राजपाल ने कलाई पर बंधी घड़ी में समय देखा। 10:50 हुए थे। इतने में हंसराज की कोहनी उसके बगल में धंसी। घूमकर उसने हंसराज की तरफ देखा। वो उसे सामने देखने का इशारा कर रहा था। राजपाल ने अपनी निगाहें खिड़की की तरफ घुमाई और देखकर हैरान रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने देखा बाथरूम का दरवाजा खोलकर नीता नागपाल बाहर आ रही थी। जिस नीता नागपाल की लाश
आंखों के सामने उठवाई गई थी। वो नीता नागपाल नहाने के बाद अपने गीले कपड़े और भीगे बालों को लिए बेडरूम में घूम रही थी। राजपाल को खुद ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो आंखें मसलते हुए देख रहा था। अब नीता नागपाल अपने बाल सुखा रही थी। जब हमें वो इतनी स्पष्ट दिख रही है तो उसे भी हम इतने ही स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ तो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये पता होते हुए भी वो निसंकोच धीरे धीरे सारे काम कर रही है। इसका राजपाल को आश्चर्य हुआ। मन में उठने वाले सभी सवालों को मन में ही रोके हुए वो उसी मन से देखता रहा। तैयार होने के बाद नीता एक किताब पढ़ रही थी कि अचानक वो घबराई। सामने के बंद दरवाजे पर उसकी नजरें टिकी हुई थी। बाहर से कोई उस दरवाजे को धक्का दे रहा है, ऐसा लग रहा था। लड़खड़ाते पांवों से नीता फोन के पास पहुंची और फोन करने लगी। डायल पर बटन दबाने वाला फोन कनेक्ट होते ही घबराई सी नीता जल्दी जल्दी बोलने लगी। उसकी आवाज बाहर सुनाई नहीं दे रही थी। राजपाल को एक साइलेंट सिनेमा जैसा महसूस हो रहा था। नीता ने फोन बंद किया, फिर उठाया और दूसरा नंबर घुमाया। अब तो वो और अधिक घबरा कर और चिल्लाकर फोन पर बात कर रही थी। केवल 2-3 वाक्य ही बोले थे कि उसके हाथ से रिसीवर गिर गया। बंद दरवाजे की सांकल तोड़कर सतीश नागपाल अंदर आया। नीता को तेज नजरों से देखता हुआ एक एक कदम बढ़ाते हुए वो उसकी तरफ बढ़ा। पीछे जाते हुए नीता पलंग से टकराई और धड़ाम से गिरी और फिर वहीं बैठ गई। सतीश डॉक्टर का सफेद कोट और हाथ में सर्जिकल ग्लव्स पहने हुए आगे बढ़ता रहा। नीता के पास पहुंचकर उसने नीता को कंधे से पकड़कर खड़ा किया। उसके चेहरे को अपने हथेलियों में लेकर अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब ले जाने लगा और फिर आखिरी क्षण में नीता के दुपट्टे को उसके गले के चारों तरफ लपेटा और दोनों तरफ से उसने दुपट्टे के सिरों को खींचते हुए फांसी के समान लगाया। डर के मारे अधिक ही निर्बल हुआ नीता का शरीर विरोध करने का प्रयास भी नहीं कर पा रहा था। 2 मिनट में ही बेहोश होकर नीता बिस्तर पर गिर पड़ी। इसी जगह राजपाल ने उसकी लाश देखी थी। उसी स्थिति में उसी समय राजपाल को यह भी लगा कि नीता के शरीर पर जो कपड़े थे वे भी उन्होंने पहले देखे थे, वैसे ही थे। अपने हाथों को साफ करते हुए सतीश ने एक बार कमरे के चारों तरफ देखा और खिड़की के बाहर चल रही रिकॉर्डिंग को अनदेखा करते हुए वो जैसे अंदर गया था वैसे ही कमरे से बाहर चला गया। राजपाल होल्स्टर से पिस्तौल निकालते हुए और साटम को बुलाते हुए बंगले के मेन दरवाजे की तरफ भागे। दरवाजे के बाहर निकलते ही उन्हें सतीश को पकड़ना था, लेकिन बाहर का दरवाजा तो बंद था। उस पर लटका हुआ एक बड़ा सा ताला मानो राजपाल को चिढ़ा रहा था। अचंभे में राजपाल आगे बढ़ने ही वाला था कि उसके कंधे पर हंसराज ने हाथ रखा और पूछा, किसे ढूंढ रहे हो राजपाल? डॉक्टर सतीश नागपाल को, राजपाल ने जवाब दिया। वो तो घर पर नहीं है। तुमने ही तो उसे दूसरे शहर भेजा है ना, और तुम्हारा एक आदमी उसका पीछा भी कर रहा है। हंसराज ने हंसते हुए कहा। तो फिर अभी जो देखा वो? राजपाल ने आश्चर्य से पूछा। 100% सच है, लेकिन घर में कोई भी नहीं है। जिसका खून हुआ वो नीता नागपाल भी नहीं है। पलंग भी खाली है और उस पर बिछे बेड कवर पर सिलवटें भी नहीं है, हंसराज ने जवाब दिया। लेकिन अभी हमने यहाँ जो देखा वो? राजपाल की आंखें अभी भी फटी की फटी थी। वो सारा सच था मेरे दोस्त, ऐसा ही हुआ था। इस खिड़की में जो सब जमा हुआ रह गया था, अपने पेट में छिपाया हुआ था, वो रहस्य आज 1 वर्ष के बाद उस खिड़की ने खोला है, हंसराज ने समझाया। मैं नहीं समझा, राजपाल बुदबुदाया। राजपाल, जब इस खिड़की में दिखने वाले दृश्य के बारे में तुमने मुझे बताया था, मैं उसी समय पहचान गया था कि ये इस खिड़की स्लो ग्लास की ही होगी। मुझे ये बताओ, कांच के पीछे का हमें कैसे दिखाई देता है? राजपाल मुंह खड़ा रहा तो हंसराज ने ही बोलना शुरू किया। देखो, कांच के पीछे से लाइट जो है कांच में प्रवेश करती है। कांच के पदार्थ की जो मोटाई होती है, उस मोटाई में से निकलती हुई वो वापस कांच से बाहर आ जाती है। फिर वो हवा में आती है और फिर वो हमारी आंखों में जाती है। इसलिए हमें वो प्रकाश दिखाई देता है जो दूसरी तरफ से आ रहा है। लेकिन हवा में जा रही प्रकाश की किरणें और कांच में जा रही प्रकाश की किरणों की जो गति होती है, उसमें बहुत कम अंतर होने की वजह से हमें ये एहसास नहीं होता कि पीछे वाली लाइट और हमें दिखने वाली लाइट में कुछ अंतर है। लेकिन अगर कांच में प्रवेश करने के बाद उसकी स्पीड कम हो जाए तो कांच में से बाहर निकलने के लिए प्रकाश को समय लगेगा। फिर कांच के पीछे घट रही घटना हमें दिखाई तो देगी, लेकिन कुछ खास समय के बाद, और उतनी देर वो घटना उस कांच में ही जमा रहेगी। उतने समय के बाद ही वो उस कांच के पिंजरे से बाहर निकलेगी। यानी ये कांच, राजपाल बुदबुदाया, वैसा ही है उस पहाड़ी क्षेत्र में मिलने वाले स्फटिकों को घिस घिस कर तराश तराश के वहां के कारीगर ये कांच बनाते हैं। अलग अलग समय के प्रकाश को जमा रखने वाला कांच।
वहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य इन कांचों में ऐसे ही बंद करके रखा जाता है, इसलिए ये उस समय तक बाहर का सचमुच का दृश्य दिखाने की बजाय बंद अवस्था का दृश्य दिखाते हैं। इन खिड़कियों की मांग बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, इसलिए अमीरों के घरों में ही ऐसी खिड़कियाँ होती हैं। ये खिड़की देखते ही मुझे उसमें समाई हुई समय की सच बात पता लग सकती थी, क्योंकि प्रकाश इन खिड़कियों में दोनों तरफ से प्रवेश करता है। तो बाहर दिखने वाला नैसर्गिक दृश्य जैसे उसमें समाता रहता है, वैसे ही अंदर की तरफ की घर की घटनाएं भी उसमें बंद होकर रहती हैं। तो इसलिए तो इन खिड़की में इतना इंटरेस्ट दिखा रहा था? राजपाल ने शर्मिंदगी से पूछा। ऑफ कोर्स, सतीश को शक न हो इसलिए मैं तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। उससे पता लेकर मैं उस दुकानदार के पास गया, फिर प्रयोगशाला में गया। वहां पर मुझे पता चला कि खिड़की में बंद समय 1 वर्ष के बराबर है। ये जानने के बाद मुझे कोई शंका नहीं रही कि खूनी 1 वर्ष के बाद पकड़ा जाएगा। सतीश नागपाल के पास पैसा बहुत है, इसलिए उसने खिड़की खरीदी थी। राजपाल उसके पीछे का सिद्धांत समझने की तकलीफ में नहीं पड़ा। ऐसा प्रयत्न यदि करता तो उसे समझ में आता कि जैसे दीवारों के कान होते हैं, वैसे ही खिड़कियों की भी आंखें होती हैं। तो दोस्तों, ये थी एक साइंस फिक्शन स्टोरी। कमेंट में अवश्य बताइए कि स्टोरी आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस कहानी को शेयर कीजिए। थैंक यू।